ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण के मतदान पर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं आकाशवाणी समाचार के पूर्व उपनिदेशक श्री नीरज नाथ पाठक और बीबीसी के कंसल्टेंट श्री रवि प्रकाश। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकेट्टा। नमस्कार। आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जैसा कि अभी आपने सुना, देश के छठे चरण के चुनाव और झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण के मतदान पर परिचर्चा के लिए हम आज स्टूडियो में हाजिर हैं और इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं आकाशवाणी समाचार के पूर्व उप निदेशक श्री नीरज नाथ पाठक और बीबीसी के पत्रकार श्री रवि प्रकाश। तो नीरज जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हम ये आशा करते हैं कि आज की हमारी चर्चा बहुत ही जीवंत और बहुत अच्छी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज जो मतदान हुए झारखंड में तीसरे चरण के तहत, तो उसकी एक जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ। छठे चरण में राज्य की 4 लोकसभा सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक दिन भर वोटिंग हुई। इस दौरान संबंधित जिलों में लोकतंत्र का पर्व हर ओर देखने को मिला। वोटरों ने जमकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। खास और आम सभी ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोरा ने बताया, प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में 61.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में सबसे अधिक 64.75%, जमशेदपुर में 64.30%, धनबाद में 58.90% और रांची में 58.73% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, इसमें और वृद्धि हो सकती है। धन्यवाद शिंदे जी। और जैसा हमने सुना, कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। आज से कुछ लोकसभा चुनाव पूर्व ये शांतिपूर्ण चुनाव होना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन हम सभी के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि छिटपुट छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर ये शांतिपूर्ण रहा है। इस पर आप लोगों की टिप्पणी। नीरज जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैंने यहाँ कम से कम 16 चुनाव यहाँ संपन्न जो मेरे सामने हुआ, मेरे समक्ष हुआ, उसमें देखा है। और सबसे खास बात ये होती थी कि एक तो नक्सलियों द्वारा जो बहिष्कार की खबरें आती थी शुरुआत में, और वो राज्य निर्माण के बाद भी लगभग 1 दशक तक, 2010 तक उस तरह की घटनाएं हो रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में ये काफ़ी फर्क आया है। और जो बहिष्कार की घटनाएं, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है वो नहीं के बराबर है। और जहाँ तक हिंसा का प्रश्न है, तो एक तो जो बिहार से कटकर झारखंड हुआ, और मुझे याद है बहुत पुरानी घटनाएं हैं। वहाँ के होम कमिश्नर से लगातार हमारी बात होती थी उस समय चुनाव में। तो अक्सर शाम में जब पूछते थे होम कमिश्नर से कि क्या स्थिति है, तो उनका एक ही जवाब आता था कि अच्छा आप जानना चाहते हैं क्या स्कोर है? 98 लोग चुनाव में मारे गए। तो वो समय था, वो लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 2-2.5 दशक हुए जी। और तो इसलिए काफ़ी फर्क पड़ा है। उसमें कई चीज़ें जिम्मेवार हैं। एक तो चुनाव आयोग की जो गतिविधि रही है, वो लगातार पिछले अगर 20 सालों का हम जिक्र करें तो उसमें जैसे स्वीप जो है, उसमें मतदाताओं का जो प्रशिक्षण है कि वो किस प्रकार सामने आएं और चुनाव में हिस्सा लें, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके अलावा जिला प्रशासन, सरकार, शिक्षा भी काफ़ी उसमें योगदान रहा है। और झारखंड में विशेषकर मुझे लगता है कि चाहे कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं कि जो संभावनाएं थी
जो 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 अपेक्षाएं थी राज्य के विकास की, संभवतः वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, जो पोटेंशियल जिसको कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद राज्य निर्माण के बाद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी विकास हुआ है। तो उसका भी असर लोगों में वो काफ़ी हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है। और इस कारण से प्रशासनिक जो सक्षमता, जो गतिविधियां हैं, चुनाव आयोग की सक्रियता, इसका काफ़ी रोल रहा है। और शायद इन्हीं कारणों से जो हिंसा की खबरें बहुत कम हुई हैं। जी, और जैसे अभी हर हाथ में मोबाइल है, गांव में भी लोगों के पास मोबाइल है, और पहले लोगों के पास शायद वो बात उतने दमदार तरीके से दूर दराज के इलाकों में शायद नहीं जा पाती थी, जो अब मोबाइल लोगों के हाथ में होने से जा पा रही है। ये भी क्या आप मानते हैं कि वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि लोग समझ रहे हैं कि उनका दायित्व क्या है और उनके एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है? रवि जी, आप ठीक कह रहे हैं पूनम जी। देखिए, जो मोबाइल है ना, उसने कम्युनिकेशन को आसान कर दिया है। आपकी बात, आपने जो बात कही कि आपकी बात यहाँ से सुदूर गांव में लोगों के पास पहुंच जा रही है जी। और अब स्मार्टफोन्स जो हैं गांव में लोगों के पास है, तो एक बड़ा फैक्टर है मोबाइल का, जो लोगों को ये बताता है। और चुनाव आयोग ने भी, आपने भी देखा होगा कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि आप वोट दीजिए। उन्होंने फ़ोन किया कई दफ़ा, मुझे याद है सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने काटा एक बार, ये तो रिपीटेड कॉल होगा, फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और जो जिक्र आप कर रही हैं कि हाँ, जो हिंसा और जिसकी बात पाठक जी कर रहे थे, वो भी बड़ा फैक्टर है। कि देखिए, आप गिरिडीह की चर्चा करें, 64% वोटिंग वहाँ पे हुई है, जो रांची से ज़्यादा है। बड़ी बात है। खूंटी में चुनाव हो चुका है, खूंटी की वोटिंग आपने देखी है। सिंहभूम में जहाँ पे आज भी नक्सली गतिविधियां होती हैं, बावजूद इसके चुनाव कितने अच्छे तरीके से हुआ है। तो ये सब सकारात्मक है, क्योंकि हमारे पास एक इस बात का गौरव है कि हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र को हम ही ने बताया है दुनिया को। अगर लिच्छवी नहीं होते, लिच्छवी शासन नहीं होता, तो दुनिया डेमोक्रेसी को जान ही नहीं पाती। राजा होते थे, हम तो राजाओं की कहानियां पढ़ने वाले लोग थे। तो हमने बताया, तो हमारा दायित्व है कि हम एक वोट अच्छे तरीके से कराएं। और ठीक कह रहे थे पाठक जी, मैं उसका भी विस्तार करना चाहता हूं कि अब वो हिंसा की चीजें नहीं हुई हैं। हालांकि बंगाल जैसे राज्यों में और कुछ और राज्यों में हिंसा की खबरें आ रही हैं, पर वो नक्सली चीजें नहीं हैं, बूथ लूट जैसी चीजें अब नहीं हो रही हैं। जी। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी नीरज जी। 2014 और 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसकी तुलना में क्या आपको लगता है कि इस बार के मुद्दे 2024 में जो मुद्दे थे वो अलग रहे क्या? एक जो महत्वपूर्ण जो बात हुई है कि इस बार इमोटिव इशू, बहुत ज्यादा जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वो संभवतः इस बार झारखंड में भी कम दिखाई दिए हैं। एक तो राष्ट्रीय पैमाने पर भी जो स्थिति है, और जैसा कि रवि ने स्पष्ट किया है कि जो हमारा सोशल मीडिया का क्षेत्र है, स्मार्टफोन के जरिए जो बातें जाती हैं, तो उसका तो काफ़ी असर रहा ही है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो लोकसभा के चुनाव में हम बार बार देखते हैं कि एक ही मुद्दा सबसे प्रमुख होता है कि सत्ता के शीर्ष पर कौन होगा, कौन देश को चला सकता है। जी। मुझे लगता है कि पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस चुनाव की एक खासियत रही है कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो मौलिक चीजें हैं, जैसे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, या फिर जो एक मूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थितियां क्या होंगी, भविष्य के संबंध में सरकार की योजनाएं किस प्रकार से हैं, और कौन कौन सी पार्टी किन योजनाओं के साथ आई है, ये इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस चुनाव की एक और जो सबसे प्रमुख विशेषता है 2024 के, जो आप राष्ट्रीय पैमाने पर तो देखते ही हैं, झारखंड में भी इसकी झलक दिखाई पड़ती है कि आम मतदाता लगभग मौन है। मतलब कोई एक जो विचार विमर्श की प्रक्रिया, सड़कों पर नुक्कड़ सभाएं, गपशप और बातचीत, तो लगता है मौन है। इसलिए
अब ये जो मतदाता हैं उनकी परिपक्वता का सूचक है या कुछ और, ये तो अब 4 जून को ही हम लोग जान पाएंगे। जी। अब देखें क्या होता है। मुझे लगता है वो परिपक्वता का ही सूचक है कि वो एक गुप्त वोट हो, वो उन्होंने मन बना लिया है लेकिन वो किसी को बताने वाले हैं नहीं कि वो किनको वोट देंगे। और आजकल के जो वोटर हैं वो मुद्दे भी नहीं बताते, क्योंकि मुद्दे बताने से उनको पता है कि पता चल जाएगा वो वोट किसे देंगे। तो ये अच्छी बात है, जो एक समझ है ये अच्छी बात है। और रवि जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो अभी तक के चरण हुए हैं उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सहूलियत भी कम है, शिक्षा भी थोड़ी सी कम है, और जो पॉलिटिकल उनकी लेकिन पॉलिटिकल समझ या फिर उनकी जो एक इस सिस्टम में भागीदारी की इच्छा है वो शहरी क्षेत्र से ज्यादा। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ऐसा क्यों है। आप बिल्कुल अच्छी बात कह रही हैं, और ये इस चुनाव की बात नहीं है जी। भारत में जब से चुनाव हो रहे हैं, भारत जब से आजाद हुआ है, जब से यहाँ चुनाव शुरू हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा होती है बनिस्बत की जो शहरी क्षेत्र हैं। आप देखिए रांची का वोटिंग परसेंटेज आज का देखिए, और आप गिरिडीह का देखिए या जमशेदपुर का देखिए या फिर दूसरी जगहों का देखिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि शहर में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि वो लोग कैपेबल है, उनके पास सब कुछ है, उनके बटुए में पैसा है और पैसे से वो सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन जिसकी बात पाठक जी कर रहे थे, गाँवों के लोगों की बात, उनके लिए मनरेगा महत्वपूर्ण है, उनके लिए अस्पताल में इलाज होना महत्वपूर्ण है। सड़क नहीं बनेगी तो काम चल जाएगा उनका, लेकिन अस्पताल नहीं होगा, इलाज की सुविधा, दवा नहीं मिलेगी तो मर जाएगा आदमी अगर बीमार है गंभीर बीमारी से। तो मैं खुद कैंसर का मरीज हूँ और मैं समझता हूँ कि एक आदमी जब बीमार हो जाता है तो किस तरीके से आर्थिक स्थितियां उसकी खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो ये मुद्दा है गाँवों में पढ़ाई का मुद्दा है। हमारे पास ये सुविधा है कि हम अपने बच्चे को कोटा बेचकर पढ़ा लें, गाँव के लोगों को ये सुविधा नहीं है। आप सोचिए ना, हिंदी बोलने वाला कोई आदमी हो वाले इलाके में जाकर हिंदी में पढ़ाएगा तो बच्चा क्या समझेगा। इसलिए वो वोट करते कि उनको हो में पढ़ाने वाला टीचर चाहिए अपने स्कूल में जी। इसके अलावा जब वो जाते हैं उनके पास कपड़ा, आप सोचिए एक धोती देना या कुछ भी इस तरीके की चीजें, राशन, इस सब का बड़ा महत्व है। हम तो जाके बाजार में खरीद लेते हैं। तो ये एक मुझे लगता है व्यक्तिगत, हालांकि मेरी ये राय है, ये अलग हो सकती है और लोगों की राय मेरे से, लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि उनको जरूरत है तो वो इसके लिए जो है ना वो आगे एग्रेसिव हैं, वो आगे वोट करते हैं। और शहर के लोगों को लगता है कि ठीक है हमें छुट्टी मिल गई है, पूरा दिन है, हम टेलीविजन देखेंगे या कहीं पे आउटिंग पे चले जाएंगे, रांची तो वैसे ही खूबसूरत जगह है, तो कार लेके कहीं चले गए तो वोट नहीं दिया। भाई आखिर कौन लोग हैं जो शहर में रह के जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं और वोट देने नहीं जाते हैं? तो ये सब लोग सोशल मीडिया वाले लोग ये ट्वीट करते हैं लेकिन ये वोट नहीं करते। ये बड़ा फर्क है गाँव में और बड़ा फर्क है शहरों में। और जब तक ये फर्क नहीं मिटेगा, जब तक शहर के लोग भी नहीं समझेंगे कि हाँ हमारे वोट का क्या महत्व है, तब तक आपको ये दिखेगा कि गाँवों में ज्यादा वोटिंग हो रही है जबकि सुविधा नहीं है, शहरों में नहीं हो रही है। आप अखबारों को पलटिए कल का या जब भी वोट होता है अगले दिन का, जो 100 साल का बूढ़ा आता है वोट देने ना, वो तस्वीर गांव से आती है। वो जो लाठी लेके चलने वाला दिव्यांग आता है ना, वो तस्वीर भी गांव से आती है। महिलाओं की लंबी लाइंस जो है ना गांव से आती है। शहरों में भी लाइंस हैं, तो शहरों में वो सेल्फी वाली लाइन है, वो ब्लैक निशान दिखाने वाली, लेकिन इम्पैक्टफुल लाइन जो है वो गाँव में है। और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये अच्छी बात है। हम तो सलाम करते हैं वैसे लोगों को जो जाकर वोट कर रहे हैं जी। लेकिन जो शहरी जो मतदाता हैं, जब सरकार कोई निर्णय लेती है, नीतियां बनाती हैं, तो अगर इससे उनको फर्क पड़ता है, या तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसका विरोध करते हैं, तो ये शहरी ही जो मतदाता हैं वही बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो नहीं निकलते। इस पर आपसे टिप्पणी चाहूंगी पाठक जी। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आज जैसे मैं जिस क्षेत्र में रांची में हूँ, हमने वहाँ देखा कि कल शाम एक बैठक हुई और कई लोगों को बुलाया गया। उसमें विचार विमर्श का जो स्तर था वो केवल ये था कि भाई वोट डालने आप आए, कम से कम आपकी जो भी विचारधारा हो, क्योंकि संविधान ने जो एक चीज दी है जहाँ की कोई भी हर व्यक्ति बराबर है कम से कम आज तक, तो वो है कि मतदान हर
यह हर व्यक्ति का अधिकार है, और तो जब जैसे ही अधिकार है तो कर्तव्य भी है। लेकिन सवेरे जब मैं 7 बजे के आसपास निकला तो मैंने देखा कि जो 3-4 मतदान केंद्र हैं उसमें भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी शुरुआती समय में। बाद में अब काफ़ी कारण हो सकते हैं। और शाम में जब दोबारा मैं गया हूँ, यहाँ आने से पहले मैं था जी, तो मुझे वहाँ भी जो मालूम हुआ कि 50 से 55% मतदान वहाँ हो पाया है, जबकि वो क्षेत्र है जहाँ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स भरे पड़े हैं। सिटी का वो इलाका है, तो जनता होती है, उसमें कोई दो मत नहीं है। एक उदासीनता जो है वो किस कारण से है, उस पर तो खैर काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है। और हाल के वर्षों में, जैसा कि मैंने कहा कि 11 साल पहले एक अक्षय राउत हुआ करते थे, वो भारतीय सूचना सेवा के, जिनको पहली बार वो डीजी बनाया गया था। और स्वीप कार्यक्रम जो शिक्षण का कार्यक्रम, मतदाताओं के प्रशिक्षण का, और उसमें जो INB मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी विभाग हैं, और उसके अलावा गैर सरकारी संगठन, अखबार, बिजनेसमैन, NGOs, एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि आपको अगर याद हो कि 11-12 साल पहले के जो चुनाव हो रहे थे, बहुत तेजी से वो घट रहे थे जी। वो आपको 54, 55 या उससे भी कम 42-45 तक जा रहे थे। तो ये बात समझ में आई कि आखिरकार जो उदासीनता है, अब ठीक है वो सरकार के कामकाज पर भी एक खास तरह की प्रतिक्रिया होती है मतदाताओं की, लेकिन जो भी है उसमें उदासीनता जो है लोकतंत्र के लिए शायद बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। और जितने अधिक से अधिक मतदाता वहाँ जाएंगे, उसका असर विभिन्न राजनीतिक दलों, नेताओं पर भी पड़ता है, उस जागरूकता का असर। आपने देखा पश्चिम बंगाल में काफ़ी फर्क पड़ा है, और इस बार 77-78% और 80% से ऊपर मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं और शिक्षा की बड़ी भूमिका है वहाँ। राजनीतिक दलों में जो एक होड़ है, संभवतः जो पिछले 10 सालों में जो ये अंतर आया है, उसका एक कारण और है। जब आप देखें कि जीतने वाले और हारने वाले कैंडिडेट के बीच, उम्मीदवार के बीच अगर काफी अंतर हो, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो भी एक उदासीनता आती है मतदाताओं में कि हम जाएं, क्या फर्क पड़ना है, समर्थन भी दे रहे हैं तो वो जीतने वाले ही हैं। तो ये चीज मैंने हाल में देखी है। जहाँ कांटे की टक्कर हो तब निकलेंगे घर और जहाँ कांटे की टक्कर है वहां देखिएगा मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, बिल्कुल जहाँ भी कांटे की टक्कर है। तो शायद ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा हो। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि निरंतर सरकारी विभागों को, चुनाव आयोग को, गैर सरकारी संगठनों को, और जो भी जागरूक लोग हैं, उनको निरंतर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा कि जब भी आप कहते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, अधिक से अधिक लोग वोट डालें, तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो मतदाताओं की जो आकांक्षाएं हैं आम जनता की, वो आकांक्षाओं में अगर जो आकांक्षाएं हैं जो प्रशासन में, सरकार में, कामकाज में, बुनियादी सुविधाओं में, अगर वो कहीं वो परिलक्षित नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, तो उसका असर मतदान पर पड़ता है। कि आखिरकार ठीक है, वोट देना मेरा अधिकार है, लेकिन क्या वास्तव में जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो क्या पूरी हो पा रही हैं? तो संभवतः ये भी एक कारण रहा हो। जी। और हम भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक उन्होंने जो प्रयास किया, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। झारखंड में भी बहुत काम हुआ है, और इस बार पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत बड़ी है। पत्रकार लोग जो नहीं डाल पाते थे अपने वोट, उन्होंने डाले हैं, और भी ऐसे इमरजेंसी ड्यूटीज में काम करने वाले जो नहीं कर पाते थे लोगों ने, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना जो पहले नहीं कर पाते थे, इस बार उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाले हैं। इसके अलावा आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ नए प्रयोग किए जा रहे थे।
मैं चाहती हूँ कि आप कुछ मेंशन करें जो आप लोगों को अच्छे लगे। देखिए, चुनाव आयोग ने, मैंने पहले ही भी कहा है कि कैसे वो टेलीफोन कर रहे हैं कि एक मतदाता को कि भैया आप वोट देने आइए। बूथ पे आदर्श बूथ बनाया जा रहा है, वहाँ मेडिकल की सुविधा है, वहाँ व्हील चेयर है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स हैं, उनके लिए खिलौने रखे गए हैं। तो चुनाव आयोग ने हर कोशिश की है कि लोग आए वोट देने के लिए, और ये कुछ काफी लगातार ठीक हो रहा है। ठीक ही कह रहे हैं कि स्वीप जो कार्यक्रम करा रहा है चुनाव आयोग, ये बड़ा काम हो रहा है। तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो काफी सराहनीय रही है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो अब एक चरण का चुनाव होना है उसमें भी इस तरीके से चुनाव आयोग करेगा, क्योंकि उनकी प्रक्रिया चल रही है पिछले 1 महीने से ये सब कुछ। तो एक बड़ा काम हुआ है। और आपको याद होगा, और हम सब लोग कहते हैं कि टी.एन. संसद साहब जब बने मुख्य आयुक्त, तो लगा कि कहीं कोई चुनाव आयोग भी होता है, नहीं तुमको लगता था कि भाई ठीक है वो प्रत्याशी होते हैं, वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगा, सामियाना मैंने लगा के, और 4 दिन तक काउंटिंग चलती थी, फिर जाके कोई जीतता था और ढोल ताशा ये सब कुछ बजता था। तो चुनाव आयोग ने बड़ा काम किया, इसका फर्क पड़ेगा। और किसी भी डेमोक्रेसी को, किसी भी प्रजातंत्र में वो तभी मजबूत हो पाएगा जब किसी भी तरीके से आप मतदाताओं को ला पाएंगे। उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। जैसे अगर मुझे वोट करके सरकार को चुनना है, एक वोट से सरकार गिरी है भारत में और दूसरे देशों में भी। हम लोगों ने देखा, हम लोग झारखंड में रहकर बात कर रहे हैं, रांची में, और झारखंड में निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री तक बने हैं। जी। तो एक वोट की बड़ी कीमत है, और इस एक वोट को लाने के लिए चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो मुझे काफी सराहनीय लगता है। और बिल्कुल एक बात तो तय है कि जो भी मतदान केंद्र हैं, जैसे मैंने आज जब मैं वोट डालने गया तो रांची में ही 6-7 मतदान केंद्रों पर गया। एक खास बात जो इस बार के चुनाव में और बाहर से भी जो खबरें आई हैं, एक तो एक स्पष्ट निर्देश है, बुनियादी सुविधाएं जो मतदाताओं के लिए या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, शारीरिक रूप से जो चैलेंज्ड हैं, इस तरह के लोग, उनके लिए जो सुविधाएं हैं। लेकिन बड़ी बात है कि मतदान केंद्र इनवाइटिंग है, आमंत्रित करने वाला दृश्य है। तो ये एक बड़ी बात होती है। हम लोग तो अब पुराने हो गए, मुझे रिटायर किए हुए 6 साल हो गए, इसलिए मुझे वो जमाना याद है कि जब आप मतदान केंद्र में जाया करते थे तो वहाँ एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या है। और सुरक्षा के भी, जैसे शहर में सुरक्षा के बड़े प्रबंध, और जो सूचनाएं मुझे आई हैं गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर से भी, जो शांतिपूर्ण मतदान रहा है। और ये बड़े ही, मतलब जैसे धनबाद की अलग समस्याएं रही हैं, आप जानती हैं, और फिर गिरिडीह तो एकदम नक्सल से प्रभावित, कई और समस्याएं भी वहाँ रही। इसके बावजूद शांतिपूर्ण मतदान अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का ये चुनौती थी, और जिसको सफलतापूर्वक राज्य प्रशासन ने और चुनाव आयोग लगातार दृष्टि रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के अपने अपने विचार हैं, कई तरह के हैं, उस पर विस्तार से जाना अभी संभव नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि टी.एन. सेशन के बाद, जैसा कि इन्होंने कहा कि पहली बार भारत ने जाना कि चुनाव आयोग क्या होता है, उसके कितने अधिकार हैं और कितना व्यापक उसकी पहुंच हो सकती है। और एक बार जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा होती है तो पूरा का पूरा जो है, पूरा शक्ति का केंद्र जो है, पावर का सेंटर चुनाव आयोग हो जाता है। और शांतिपूर्ण मतदान, और फिर उसमें कई चीजें चरणों में काफी विकसित हुआ है। शुरुआत में था कि सुरक्षा महत्वपूर्ण, अब है कि कैसे हम मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं, लोगों में जागरूकता लाएं। और मुझे लगता है कि केवल चुनाव आयोग की पहल से वो संभव नहीं है। राजनीतिक दलों को भी, गैर सरकारी संगठनों को, फिर अन्य जो संस्थाएं हैं, उन व्यक्तिगत तौर पर भी, बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर भी हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है आने के लिए। और जैसे सुविधा की बात की, तो आज जब मैं वोट डालने गई थी, मैंने भी देखा कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर लेकर लोग खड़े थे। मतलब उनको कहीं जाने की, पूछने की जरूरत नहीं हुई। ये देखते थे कि इनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो युवा थे व्हील चेयर के साथ, वो तुरंत जाकर के उनको
लाना, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जिनको जिस काम के लिए लगाया है वो बखूबी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप दोनों काफी लंबे समय से आप लोगों ने पत्रकारिता की है, इलेक्शन भी कवर किया है, तो चाहूंगी कि कोई ऐसा संस्मरण जो अभी तक आपको याद हो हमारे साथ शेयर करें। रवि जी। देखिए, चुनाव काफी बदला है, चुनाव होने का तरीका। मुझे याद है कि बिहार में बहुत पुरानी बात है ये, मुझे लगता है कि 20-25 साल पहले की बात है कि मैं बिहार में एक इलाके में, पूर्वी चंपारण के इलाके में चुनाव के दरमियान एक प्रत्याशी के साथ था जी। तो जब हमारी जीप आगे बढ़ रही थी, जीप चलती थी वो महिंद्रा की, और तो एक बच्चा पीछे से आया और बोला कि वोट दो, वोट दो। वो भोजपुरी में बोल रहे थे, मतलब वोट दीजिए। तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि वोट क्यों मांग रहा है ये भाई, वोट तो प्रत्याशी मांग रहे हैं। तो साथ वाले आदमी ने बताया कि वो पर्चा मांग रहा है, ये पंपलेट जो होता है ना, वो जो गाड़ी से आगे फेंक रहे हैं, वो पर्चा मांग रहा है। अच्छा। तो इस तरह की चीजें थी, दीवार लेखन और फिर बड़े बड़े पोस्टर्स, वो चीजें गायब शोर शराबा, हाँ, ये सारी चीजें गायब हुई हैं। और एक संस्मरण तो वो दुखद तरीके से बताया है कि एक बार मैं एक वोटिंग एक मतदान केंद्र पे गया, तो जब वहां जा रहे थे तो पता चला कि वहां बूथ लूट हुई है। तो ये सारी चीजें भी बदली हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो, मैं चूंकि 87 से 87 से चुनाव को देखता रहा हूं बिहार में और झारखंड में, तो इसलिए मुझे बस वो मुझे याद है कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया होती थी इस चुनाव में, वो अद्भुत थी। 72 घंटे और बहुत कम अधिकारी हुआ करते थे, उसी में आपको सारी चीजें करनी होती थी। तो वो जो 72 घंटे काउंटिंग का प्रोसेस होना बड़ा थका देने वाला जी। और उसमें कई बार रिकाउंटिंग की जब चर्चा हो तो बिहार के चुनाव के बारे में वो स्मृतियां हैं कि हम लोग बैठे बैठे कभी ऊँघ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं, और नींद में रात के 12, 1, 2। तो अब तो खैर स्थिति काफी बदली है। प्रोसेस बहुत लंबा था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसके साथ ही मैं श्रोताओं अब इजाजत लेना चाहूंगी। हमारे जो पैनल में एक्सपर्ट्स आए हैं, आकाशवाणी समाचार के पूर्व उप निदेशक श्री नीरज नाथ पाठक और बीबीसी के पत्रकार श्री रवि प्रकाश। तो नीरज जी और रवि जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जीवंत परिचर्चा के इस प्रसारण में आकाशवाणी रांची के तकनीकी सहयोग करता रहे श्री एपी सिंह, उप निदेशक अभियंत्रण, श्री संतोष कुमार, अभियंत्रण सहायक, मोहम्मद असद, तकनीशियन। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे वरीय उद्घोषक श्री दिनेश कुमार लाल जी का, जो इस वक्त कंसोल पर हैं और स्मूथ ये जो वार्ता हुई इसके लिए। और इसके साथ ही मैं पूनम करकट्टा, आकाशवाणी रांची की ओर से ये जो कार्यक्रम किया गया उसके लिए आप सभी श्रोताओं को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।